ठाणे जिले का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है कल्याण। उत्तर और दक्षिण को जाने वाली सभी रेलगाड़ियां यहां से होकर आती जाती हैं। कल्याण का एक उपनगर है विट्ठलवाड़ी, जिसके परिसर में दुर्गा का मंदिर है। मंदिर के ठीक सामने यशवंत अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 9 में जगदीश सालुखे अपने बड़े भाई कांचन सालुखे के परिवार के साथ रहता था। जगदीश अंबरनाथ की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी करता था। उसकी शादी एक चंचल शोक हसीना और महत्वाकांक्षी युवती वृषाली ठाकरे से हुई थी। शादी के बाद जगदीश सालुखे ने अपने भाई का घर छोड़ दिया और उसी सोसाइटी में किराए का एक फ्लैट लेकर पत्नी के साथ रहने लगा। जगदीश सालुखे और वृषाली की शादी को अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे कि जगदीश की मौत हो गई। 6 मार्च 2019 को रात के लगभग 11 बजे वृषाली ने वही पास में रहने वाले जगदीश सालुखे के मामा नंदलाल सौदाणे को फ़ोन किया। वह घबराई हुई लग रही थी। फ़ोन नई बहू वृषाली ने किया था। फ़ोन सुनकर नंदलाल के होश उड़ गए। वृषाली उनसे मदद मांगते हुए कह रही थी, मामा जी, यहाँ घर में बड़ी चोरी हुई है। चोरों ने जगदीश को मार दिया है। प्लीज़ मामा जी, आप जल्दी घर आ जाएं। यह सारी बातें वृषाली ने रोते हुए एक ही सांस में नंदलाल को बता दी थी। नंदलाल ने वृषाली को धीरज बंधाते हुए कहा कि वह तुरंत उसके पास पहुंच रहे हैं। जगदीश के घर के पास ही उसका बड़ा भांजा यानी जगदीश का बड़ा भाई कांचन सालुखे भी रहता था। नंदलाल ने यह जानकारी कांचन को भी दे दी। वह भी अपने मामा के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गया। थोड़ी सी देर में यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। आस पड़ोस के लोगों के साथ साथ जगदीश सालुखे से जान पहचान वालों और नाते रिश्तेदारों की एक भीड़ एकत्रित हो गई। उनकी नज़र घर के अंदर गई तो उन्होंने देखा कि जगदीश सालुखे बेड पर पड़ा था। घर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। जगदीश सालुखे की पत्नी वृषाली पति के शरीर से लिपट कर रो रही थी। जगदीश सालुखे के घर पहुंचकर उसके भाई कांचन सालुखे और मामा नंदलाल सौदाणे ने पड़ोसियों की मदद से वृषाली को जगदीश से अलग किया और एक ऑटो की मदद से पास ही गुलाबराव पाटिल के दवाखाने लेकर गए, जहां से उन्हें किसी दूसरे अस्पताल में ले जाने के लिए कहा गया। इस पर वे जगदीश सालुखे को डॉक्टर भुजबल के अस्पताल में लेकर गए, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी। वहां डॉक्टरों ने जगदीश सालुखे की स्थिति देखकर उसे रुक्मणी बाई अस्पताल रेफर कर दिया। वहां के डॉक्टरों ने जगदीश को देखते ही मृत घोषित कर दिया। इसके साथ ही साथ अस्पताल की ओर से इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस थाने के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम को भी दे दी गई। जिला अस्पताल से सूचना मिलते ही थाना कोलसेवाड़ी में रात्रि ड्यूटी पर मौजूद SI SS तड़वी 2 कांस्टेबलों के साथ जिला अस्पताल पहुंच गए। इसकी जानकारी उन्होंने सीनियर PI साहू राजे साल्वे को भी दे दी थी। अस्पताल पहुंचकर वह अभी मृतक के परिवार से पूछताछ कर ही रहे थे कि उसी समय थाने के DCP संजय सिंधे, ACP पवार, सीनियर PI साहू राजे साल्वे, PI मधुकर भोगे, SPI सुनीता राजपूत, SI नलावड़े, हेड कांस्टेबल हनुमंत सिरके के साथ अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों से बात करने के बाद पुलिस अधिकारियों ने सरसरी निगाह से मृतक जगदीश सालुखे के शव का निरीक्षण किया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के चले जाने के बाद सीनियर PI साहू राजेश साल्वे ने अस्पताल की सारी औपचारिकताओं को पूरा किया और जगदीश सालुखे का शव पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया। इसके बाद वह सीधे घटनास्थल पर गए। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद वह वापस थाने लौट गए। थाने लौटकर जब उन्होंने अपने सहायकों के साथ इस मामले पर गंभीरता से विचार किया तो उन्हें चोरी और जगदीश सालुखे की हत्या की कड़ियों में कई झोल नजर आए। मामला वैसा नहीं था जैसा कि बताया जा रहा था। मामले की तह में जाने के लिए जगदीश सालुखे की पत्नी वृषाली का बयान जरूरी था, लेकिन उस समय वृषाली बयान देने की स्थिति में ही नहीं थी। इसीलिए सीनियर PI साहू राजे ने पूछताछ करने के लिए वृषाली को दूसरे दिन थाने बुलाया और मामले की तफ्तीश PI मधुकर भोगे और SPI
सुनीता राजपूत को सौंप दी। वैशाली ने अपने बयान में बताया कि घर में साग सब्जी नहीं थी। उसने पति जगदीश सालुखे को फ़ोन पर इस बात की जानकारी दी, लेकिन जब वह काम से लौटा तो खाली हाथ था। इस पर वह सीधे बाजार चली गई। बाजार से लौटकर जब वह घर आई तो घर की स्थिति देखकर उसके होश उड़ गए। भागकर जब वह पति जगदीश के पास पहुंची तो वह बेहोश थे। यह देखकर बुरी तरह से वह डर गई। उसकी शादी के सारे जेवर भी चोरी हो चुके थे। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया और उसने पति के मामा नंदलाल सौदाने को फ़ोन कर सारी जानकारी दे दी। हालांकि पुलिस ने वैशाली सालुखे के बयान पर धारा 174 के तहत अज्ञात के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया और तफ्तीश भी शुरू कर दी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस का शक वैशाली पर गया। वह सीधे सीधे पुलिस के रडार में आ गई। जगदीश सालुखे के परिवार वालों ने उसकी मौत को गहरी साजिश बताया था। परिवार वालों के बयान के अनुसार वैशाली जगदीश के साथ हुई अपनी शादी से खुश नहीं थी। शादी के पहले वह 2 बार जगदीश सालुखे से शादी करने के लिए मना कर चुकी थी। यह शादी उसे उसके घर वालों के भारी दबाव के कारण करनी पड़ी थी। पुलिस टीम ने जब इस सब बातों की सच्चाई जानने के लिए वैशाली से पूछताछ की तो पहले तो उसने पुलिस को घुमाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सवालों के चक्रव्यूह में वह कुछ इस तरह फंसी कि उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। 23 वर्षीय जगदीश सालुखे सुंदर स्वस्थ युवक था। वह मूल रूप से जनपद जलगांव के तालुका रावेर का रहने वाला था। उसके पिता गोकुल सालुखे सीधे साधे से व्यक्ति थे। गांव में उनकी छोटी सी काश्तकारी की दुकान थी। इसके अलावा रावेर में उनकी हेयर कटिंग की दुकान भी थी। परिवार में उनकी पत्नी के अलावा सिर्फ 2 ही बेटे थे। बड़े बेटे कांचन सालुखे की शादी हो चुकी थी। वह अपनी पत्नी के साथ कल्याण के उपनगर कोलसेवाड़ी में रहता था, जबकि छोटा बेटा जगदीश सालुखे पढ़ाई कर रहा था। गोकुल सालुखे अपनी काश्तकारी और दुकान से परिवार की गाड़ी पूरी जिम्मेदारी से चला रहे थे। जगदीश को लेकर माता पिता का सपना था कि उनका छोटा बेटा उनके साथ रहकर घर की पूरी जिम्मेदारियां संभाले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पढ़ाई पूरी करने के बाद जगदीश का मन गांव में नहीं लगा तो उसने शहर की राह पकड़ ली। शहर आकर वह अपने बड़े भाई कांचन सालुखे और भाभी के साथ रहने लगा। जल्दी ही उसे अंबरनाथ स्थित एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी मिल गई। जगदीश सालुखे जब नौकरी करने लगा तो परिवार वाले उसकी शादी की सोचने लगे। गोकुल सालुखे ने जब बेटे की शादी की बात अपने नाते रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के बीच चलाई तो जगदीश के लिए मलाड के रहने वाले ठाकरे परिवार की वैशाली ठाकरे का रिश्ता आया। 22 वर्षीय वैशाली ठाकरे अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर में एक भाई सतीश ठाकरे और माँ थी। घर की पूरी जिम्मेदारी सतीश ठाकरे के कंधों पर थी, इसलिए उसने अभी तक शादी भी नहीं की थी। वैशाली जितनी सुंदर थी उतनी ही वह चंचल और हंसमुख भी थी। जगदीश सालुखे को वह पहली नज़र में भा गई। वैशाली के घर वालों को यह रिश्ता बहुत पसंद आया। ऊपर से उनका पुराना पारिवारिक रिश्ता भी निकल आया, इसलिए ठाकरे परिवार वैशाली की शादी जल्द से जल्द कर देना चाहता था। जगदीश सालुखे और वैशाली के देखा देखी के बाद दोनों परिवार और उनके नाते रिश्तेदारों ने मिलकर वैशाली और जगदीश सालुखे की सगाई कर दी और साथ ही शादी की तारीख भी तय कर दी। आज के ज़माने में लोग सगाई को आधी शादी मानते हैं और अपने बच्चों को खुली छूट दे देते हैं। लड़का और लड़की दोनों बातचीत के साथ साथ मिलने जुलने और घूमने फिरने लगते हैं। ऐसा ही कुछ वैशाली और जगदीश सालुखे के साथ भी हुआ। वैशाली और जगदीश सालुखे भी एक दूसरे से मिलने जुलने और बातचीत करने लगे। उनका यह सिलसिला लगभग 6 महीने तक चलता रहा। जगदीश सालुखे वैशाली से शादी तय होने से खुश था। दूसरी तरफ आधुनिक विचारों वाली वैशाली 6 महीने में ही जगदीश सालुखे से बोर हो चुकी थी। वैशाली को एक सीधा साधा नहीं, हीरो मॉडल जैसा स्मार्ट पति चाहिए था जो उसके इशारों पर चले और उसकी सारी इच्छाएं पूरी करे। शादी के 20 दिन पहले वैशाली ने जगदीश सालुखे को फ़ोन कर
मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर बुलाया और बुझे मन से कहा कि वह उसके साथ शादी जैसे पवित्र बंधन में नहीं बंधना चाहती है, क्योंकि दोनों के विचार एक दूसरे से मिलते ही नहीं हैं। अगर दोनों की शादी हो गई तो वह खुश नहीं रह पाएगी। इससे अच्छा तो यही है कि वह शादी से इनकार कर दे। वैशाली ठाकरे की इस बात से जगदीश सालुखे के पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई। वह यह कि उसके घर वालों ने शादी की पूरी तैयारी कर ली थी। सारे नाते रिश्तेदारों को शादी के कार्ड भी भेज दिए गए थे। जगदीश ने एक बार वैशाली को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अगर उसकी शादी जबरन की गई तो वह जहर खाकर आत्महत्या कर लेगी। तब उसका क्या अंजाम होगा वह सोच ले। वैशाली की इस धमकी से जगदीश सालुखे बुरी तरह डर गया। उसने वैशाली की सारी बातें अपने परिवार वालों को बता दी। इस बात की खबर जब वैशाली के घर वालों को लगी तो वे भी सख्ते में आ गए। उन्होंने वैशाली को आड़े हाथों लिया। अपने परिवार के दबाव में वैशाली ने अपनी गलती मानी और जगदीश से शादी करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जगदीश सालुखे के परिवार वालों को वैशाली की बातों पर यकीन नहीं था। वह वैशाली के परिवार वालों की विनती पर शादी के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि अगर भविष्य में वैशाली ने कोई गलत कदम उठाया तो जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने अलग से गारंटी और माफ़ी पत्र लिखवाकर अपने पास रख लिया और इसके बाद वह शादी की तैयारियों में जुट गए। घर परिवार वालों के दबाव में आकर आखिर वैशाली जगदीश सालुखे से शादी के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन उसके मन में जगदीश सालुखे को लेकर असमंजस की स्थिति थी। जगदीश सालुखे को वह पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। यही कारण था कि वह अपनी शादी के लिए टालमटोल कर रही थी। शादी के सप्ताह भर पहले वैशाली ने जगदीश सालुखे को एक होटल में बुलाया और वही पुरानी बातें दोहराते हुए कहा कि वह इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती है। उसे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। कोर्स करके पहले अपना करियर बनाएगी, फिर शादी विवाह के बारे में सोचेगी। तब तक के लिए वह शादी की तारीखों को आगे बढ़वा दे। जब करियर बन जाएगा तो शादी विवाह तो कभी भी कर सकते हैं। इस बात पर जगदीश सालुखे ने वैशाली को समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने सख्त लहजे में कहा, यह बात तुम अपने परिवार वालों से क्यों नहीं कहती हो? मुझसे यह सब नहीं होगा। इतना कहकर जगदीश सालुखे गुस्से में वहाँ से उठकर चला गया। जगदीश सालुखे के इस रवैये से वैशाली जल भुन गई। इस समस्या से निपटने के लिए अब उसे कुछ भी करना था। वह सोचने लगी कि ऐसा क्या करे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। घर जाने के बाद वह सारी रात अपनी समस्या को लेकर सोचती रही, करवटें बदलती रही और सुबह तक उसने समस्या का जो हल निकाला वह काफ़ी खतरनाक था। दूसरी ओर दोनों परिवार वैशाली और जगदीश सालुखे की शादी को लेकर बहुत ही उत्साहित थे। वैशाली की शादी हो रही थी, इस बात को लेकर उसकी सहेलियां और दोस्तों में खुशी की लहर थी। वह सब वैशाली की शादी को बैचलर पार्टी की मांग कर रहे थे, जिसे वैशाली आज कल कहकर टाल रही थी। वैशाली ने शादी के 2-4 दिन पहले अपने घर में छोटी सी पार्टी रखी और इससे खास तौर पर जगदीश को भी बुलाया। जगदीश पार्टी में आया तो ज़रूर था, पर उसने पार्टी में एंजॉय नहीं किया। घर लौटते समय वैशाली ने बड़े प्यार से जगदीश के लिए खाने का टिफ़िन तैयार किया और उसे घर पहुंचकर खाने के लिए कह दिया, लेकिन जगदीश ने टिफ़िन का खाना खाया ही नहीं। घर जाने के बाद उसने टिफ़िन खोला तो उसमें से एक अजीब सी गंध आई, जिसकी वजह से जगदीश ने खाना फेंक दिया। उस खाने में वैशाली ने बड़ी चालाकी से जहर डाला था। अंततः 29 सितंबर 2018 को बड़ी धूमधाम से वैशाली ठाकरे और जगदीश सालुखे की शादी हो गई। शादी के बाद वे दोनों घूमने के लिए हिल स्टेशन चले गए। इस शादी से जगदीश सालुखे तो बहुत खुश था और वैशाली के सारे गिले शिकवे भूल गया था, लेकिन वैशाली शादी से खुश नहीं थी। शादी के नाम पर उसने सिर्फ एक समझौता किया था। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे वैशाली के व्यवहार में परिवर्तन आता जा रहा था। वह बात बात पर जगदीश और उसके परिवार वालों से लड़ाई करने लगी थी। इससे तंग आकर जगदीश सालुखे के परिवार वालों ने उसे कहीं अलग रहने की सलाह दी। अंततः जगदीश उसी परिसर में
किराए का एक फ्लैट लेकर वैशाली के साथ रहने लगा। वैशाली यही चाहती भी थी कि कोई उसे रोकने टोकने वाला ना हो। नए घर में आने के बाद वह पूरे तरीके से आज़ाद हो गई थी। वह सारा दिन मोबाइल फ़ोन से चिपकी रहती। जगदीश जब इस बात पर ऐतराज़ करता तो वह उससे उलझ जाती थी। बात आगे न बढ़े इसके लिए जगदीश सालुखे खुद को चुप कर लेता था। लोग शादी के बाद अपने दाम्पत्य जीवन की गाड़ी बहुत हंसी खुशी के साथ चलाते हैं, लेकिन जिस दाम्पत्य जीवन की नींव रेत पर खड़ी हो वह भला कितने दिनों तक चल सकता है। और यही जगदीश सालुखे के साथ भी हुआ। उसकी शादी को अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि अपनी आज़ादी के लिए वैशाली सालुखे ने जो रास्ता चुना वह सीधा जेल में जाकर खुलता था। घटना के दिन वैशाली काफ़ी खुश थी। उसने काम से लौटकर आए जगदीश सालुखे से प्यार भरी बातें की और अपनी योजना के अनुसार उसके खाने में चूहे मारने की दवा मिलाकर दी। खाना खाने के बाद जगदीश जब सोने के लिए अपने बेड पर गया तो उसका मन व्याकुल होने लगा। इसके पहले कि वह उठकर बाथरूम में जाता, वैशाली ने उसके गले में नायलॉन की रस्सी डालकर पूरी ताकत से उसका गला घोट दिया। वैशाली को जब इस बात का पूरा यकीन हो गया कि पति मर गया है, तब उसने ड्रामा करते हुए जगदीश के मामा नंदलाल सौदाने को फ़ोन कर दिया। वैशाली के परिवार वालों और पुलिस की गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। शादी से आज़ादी पाने के चक्कर में वह ऐसी खाई में जा गिरी जहाँ से उसका निकलना संभव नहीं था। पीआई मधुकर भोके और उसकी टीम ने वैशाली सालुखे से विस्तृत पूछताछ करने के बाद उसे धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। कहानी लिखे जाने तक वैशाली सालुखे जेल में थी। पीआई मधुकर भोंगे और उनकी टीम इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मामला सिर्फ पति से नापसंद होने का था या फिर हकीकत कुछ और थी। तो दोस्तों, इस तरीके से शादी में ना मानने वाली लड़की ने अपने पति को मौत के घाट उतारा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।